फ्रेंड्स, इस बार हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना लास्ट लेक्चर अबाउट फ्लूइड मटेरियल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्लूइड की डेफिनेशन, फ्लूइड के अलग अलग टाइप्स, क्लासिफिकेशन और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो इस बार हम उन प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस बार जो प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं उसका स्टार्टिंग हम करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ ऑयल के लिए नहीं बल्कि हर एक फ्लूइड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इसके लिए मैं एक जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ जो सारे फ्लूइड्स के लिए काम लग सकती है। तो उसकी बेसिक डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि आप किसी भी गिवन फ्लूइड की यानी जिसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है उसकी मास डेंसिटी या फिर आप जो नॉर्मल डेंसिटी कहते हैं वो उसको डिवाइड कीजिए स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी के साथ। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑयल की, तो ऑयल एक लिक्विड फ्लूइड है, इसलिए जो मेरा स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा उसको मैं वाटर लूँगा, और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए या फिर किसी भी ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हम उसे डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर करेंगे, जो उसकी वैल्यू है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए यानी जो फ्रिक्शन कम करने के लिए हम जो भी ऑयल्स यूज़ करते हैं, इंजन ऑयल्स यूज़ करते हैं, उन सब की जनरल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 से लेकर 0.96 आती है। इसका मतलब क्लियरली ये होता है कि उन सब की डेंसिटी पानी से कम है, यानी इन द सेंस वो सब पानी से हल्के होते हैं। और एक बात ध्यान रखने की ऐसी है कि नेफ्थेनिक बेस ऑयल जो भी होते हैं उन सब की स्पेसिफिक ग्रेविटी पैराफिन बेस ऑयल से ज़्यादा आती है। नेफ्थेनिक बेस ऑयल और पैराफिन बेस ऑयल हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे क्या होते हैं, आप उनको रिफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आता है कार्बन रेसिड्यू। तो कार्बन रेसिड्यू बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें बताता है कि जब भी कोई भी ऑयल अगर वेपराइज हो जाए या कंबशन हो जाए तो उसके बाद जो कार्बन डिपोजिशन होगा वो कितना होगा, और मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस के लिए ये जितना कम हो उतना बेहतर है। तो कार्बन रेसिड्यू को चेक करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो किसी भी ऑयल को वेपराइज होने दें और उसके वेपराइज हो जाने के बाद लास्ट में जो ब्लैक सब्सटेंस वहाँ पे बचा रह जाएगा वो आपका कार्बन डिपोजिट्स होगा, और वो एक तरह से कार्बन रेसिड्यू वैल्यू आपके ऑयल की डिनोट करेगा। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है इंजन के अंदर के एक वाल्व का, कि राइट साइड में जो इमेज है उसमें क्लीन वाल्व बताया गया है, ये वाला जो एकदम क्लीन पॉलिश सरफेस वाला है, और जो लेफ़्ट साइड वाला है उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर के कुछ जले हुए जैसे दिख रहा है। तो बेसिकली वो जो जला हुआ बर्न्ट पार्टिकल्स हैं वो सब रिजल्ट ऑफ कंबशन से जो कार्बन रेसिड्यू बचे हैं ऑयल में से वो है। और कार्बन जितना बन रहा है रेसिड्यू वो सिर्फ ऑयल के ऊपर ही नहीं, बाकी आपके इंजन की जो डिज़ाइन है जिसके अंदर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। किसी इंजन की डिज़ाइन की उसमें कार्बन रेसिड्यू कम आता है, किसी में ज़्यादा भी आ सकता है, और जितना ज़्यादा आपका कार्बन रेसिड्यू आएगा उतने आपके इंजन की एफिशिएंसी डाउन होती जाएगी। इसलिए आपको एक बात का खास याद रखना है कि कार्बन रेसिड्यू जितना कम हो वैसी इंजन डिज़ाइन बनानी है कि जिससे कार्बन रेसिड्यू कम आएगा और आपके इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब अगली प्रॉपर्टी है ऑयलीनेस। तो ऑयलीनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो हमें बताती है कि ऑयल किसी भी सरफेस पे कितनी अच्छी तरह से चिपक सकेगा। यानी हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं वो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को जो लुब्रिकेशन करनी है यानी फ्रिक्शन कम करना है, तो उसके लिए बेसिक कंडीशन ये है कि जिस सरफेस पे आप ऑयल को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे वो ऑयल एक फिल्म बनाना चाहिए, यानी वहाँ पे उस सरफेस पे वो चिपक के रहना चाहिए, तभी वहाँ पे फ्रिक्शन कम कर पाएगा। तो वो चिपके रहने के लिए उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं अदेशन, कि किसी भी एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक के रह सकता है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के लिए ऑयलीनेस जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी, पर एकदम ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऑयलीनेस एकदम ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा विस्कस हो जाएगा और फ्लो होने में प्रॉब्लम कर सकता है। और इसके दूसरे नाम भी है लुब्रिसिटी या फिर फिल्म स्ट्रेंथ। फिल्म स्ट्रेंथ इसलिए कहते हैं कि ये कोई पिक्चर की फिल्म नहीं है, बल्कि जब ऑयल किसी सरफेस पे चिपकता है तो उसके आजू बाजू एक पतली सी परत या लेयर बन जाती है, उस लेयर को हम फिल्म कहते हैं। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमें ऑयलीनेस से पता चलती है, इसलिए हम इसे फिल्म स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी के नाम से ही पता चल जाता है कि कोई भी ऑयल ऑक्सीडेशन होने से जितना रेजिस्टेंस दे सकता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी बताता है, क्योंकि वो उतना ऑक्सीडेशन होने को रोक पाएगा।
और इसको ही हम केमिकल स्टेबिलिटी के पॉइंट से भी रिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल स्टेबिलिटी में भी यही देखा जाता है कि आपका ऑयल कितना ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन ऐसे प्रोसेस को रोक सकता है। लेकिन अब तक आप ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि आखिर ऑक्सीडेशन क्या होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता ऑक्सीडेशन क्या होता है, और एग्जाम में ऐसा लिख देते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अटकाना, पर ऐसा नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी में ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही आए, पर उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है कि जिसमें सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो देता है। तो जो सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन्स खोए हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसी तरह का आता है रिडक्शन, कि जिसमें कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और बाद में दोनों का कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं रिडॉक्स, कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में आते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी पर्टिकुलरली जो हमारे केमिकल प्रोसेस की स्टार्टिंग है, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज होना स्टार्ट होते हैं उसके बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज ही नहीं होंगे तो वहाँ पे हमारे कंप्लीट केमिकल स्टेबिलिटी की हमें कंडीशन मिल सकती है। और ऑक्सीडेशन की वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि इंजन पार्ट्स के ऊपर ऑक्सीजन जल कर चिपक जाता है, यानी कार्बन रेसिड्यू जैसे ही कुछ बना देता है और वहाँ पे ग्रीस जैसा कुछ एकदम स्टिकी सब्सटेंस वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। फ्रिक्शन घटाने की जो प्रॉपर्टी होती है ऑयल की वो भी चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस के नाम से ही पता चल रहा है कि आपका ऑयल कितना क्लियर है, वो बताने वाली प्रॉपर्टी आपकी क्लीनलीनेस है। लेकिन क्लीनलीनेस आप मापते कैसे हैं? तो उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि हमारे ऑयल के अंदर फॉरेन इम्प्योरिटीज़ जैसे कि वाटर, कीचड़, कार्बन के पार्टिकल्स या मेटल पार्टिकल्स, कचरा, डस्ट, ऐसे कोई भी पदार्थ उसके अंदर अवेलेबल नहीं होने चाहिए, तभी हम उसको क्लीन बोल सकते हैं। और अगर हम देखा जाए ध्यान से तो इसको मैकेनिकल इम्प्योरिटीज़ के कॉन्सेंट्रेशन का ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, यानी इन द सेंस दोनों एक जैसे ही है कि किसी ऑयल में कितनी मैकेनिकल इम्प्योरिटीज़ है या फिर कोई ऑयल कितना कम क्लीन या ज़्यादा क्लीन है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में हम रिफ़र कर सकते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कलर। तो अब आप सोच रहे कि ऑयल के कलर से हमें क्या काम, ऑयल तो येलो हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, रेड हो सकता है, हमें उससे क्या मतलब? जी नहीं, ऐसा नहीं। इंडस्ट्री में ऑयल के कलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज दी है जो एक ही ऑयल के यूज़ होने के बाद अलग अलग कलर चेंज फेज में बता रहा है। ये बेसिकली आपका इंजन ऑयल है जो स्टार्टिंग में न्यू कंडीशन में येलोइश शेड का होता है, तो धीरे धीरे उसका कलर रेडिश होते होते एकदम ब्लैक होता है, लास्ट में एकदम कम्प्लीटली क्लाउडी अपीयरेंस आ जाती है, यानी एकदम झाग जैसा फ्यूम बन जाता है। और आप एक बात ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि धीरे धीरे आपके ऑयल की वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है। देख रहे हो कि येलो में सबसे कम वॉल्यूम है, बाद में धीरे धीरे ऑरेंज रेड होते होते वॉल्यूम बढ़ गई है और लास्ट में एकदम फुल वॉल्यूम हो गई। तो ये क्यों हो रहा है? तो जब भी आपके इंजन ऑयल सर्कुलेट होता है पूरे इंजन के अंदर, तो इंजन के अंदर का कचरा उसके अंदर मिक्स होता जाता है, उसकी वजह से उसका कलर भी चेंज हो जाता है और वॉल्यूम भी बढ़ती जाती है। ये सब बेसिकली कचरे की वजह से है। तो कलर हमें यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि आपका ऑयल कितना ज़्यादा क्लीन है या फिर वो कितना ज़्यादा रिफाइंड है, इसलिए कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन या फिर एसिड नंबर। कई लोग दोनों को कंफ्यूज कर जाते हैं, पर बेसिकली दोनों है सेम ही। तो न्यूट्रलाइजेशन या एसिड नंबर क्या बताता है? तो कोई भी ऑयल के अंदर कितनी एसिडिटी है या एल्कनिटी या फिर आप कह सकते हैं बेसिसिटी है, उसको मेजर करने के लिए हम न्यूट्रलाइजेशन नंबर का यूज़ करते हैं। और एक बात जानने जैसी है जिसके रेफरेंस में आप ये स्केल को यूज़ कर सकते हैं, कि कोई भी न्यू ऑयल जो होता है उसका न्यूट्रलाइजेशन कम होता है, यानी 0.1 से कम ही होता है, कभी भी 0.1 से ज़्यादा नहीं होता। और जो पुराना ऑयल होता है उसका न्यूट्रलाइजेशन नंबर हाई होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन नंबर को बताने का तरीका क्या है? तो उसको स्पेसिफाई करते हैं कि 1 mg यानी 1 मिलीग्राम लुब्रिकेटिंग ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कितने मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, यानी KOH। तो 1 मिलीग्राम लुब्रिकेटिंग ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर मुझे 5 मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए तो उसका न्यूट्रलाइजेशन नंबर हो जाएगा 5। लेकिन 0.1 का मतलब है 0.1 mg से भी कम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़नी चाहिए न्यूट्रलाइज पर्पस के लिए। अब आता है हमारा स्पॉनिफिकेशन नंबर। तो स्पॉनिफिकेशन नंबर क्या बताता है? सिंपली किसी भी ऑयल के अंदर ऑक्सीजन कंपाउंड का कंटेंट
बताने वाला जो नंबर है वो होता है स्पॉनिफिकेशन नंबर। इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जस्ट लाइक न्यूट्रलाइजेशन नंबर, इसे भी हम मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू स्पॉनिफाई 1 ग्राम ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद है इमल्शन नंबर। तो इमल्शन नंबर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इमल्शन किसे कहते हैं। तो बेसिकली इमल्शन है मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑयल और वाटर की डेंसिटी अलग है तो वो मिक्स कैसे होंगे। तो यस, वो मिक्स नहीं होंगे, पर आप इतना कभी आपने देखा होगा कि ऑयल और पानी को मैं ज़बरदस्ती फोर्सफुली स्टर करके छोड़ दूं तो उसके पार्टिकल्स कुछ वाटर में अलग अलग लेयर की तरह बन के बबल जैसे शेप में, मॉलिक्यूल की शेप में छूटे पड़ जाएंगे। यानी ऑयल का लेयर नहीं रहेगा पूरा, वो पानी के अंदर अलग अलग ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो वो जो ड्रॉपलेट्स का फॉर्म बना है पानी के अंदर ऑयल के ड्रॉपलेट्स का, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसे हम कहते हैं इमल्शन। और उसे बनाने के लिए जो हमने स्टरिंग की है उसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इस इमल्शन में से ऑयल और पानी को वापस अलग अलग करने के लिए जो टाइम लगेगा उसे हम कहते हैं इमल्शन नंबर। और अच्छे ऑयल के लिए ये वैल्यू जितनी कम हो उतनी अच्छी, क्योंकि वैल्यू कम होने का मतलब कि टाइम कम लगेगा। और ये काम कब लगता है कि मान लीजिए आपके इंजन ऑयल के अंदर कभी भूल से पानी आ गया है, तो पानी को हमें बेसिकली अलग करना ही पड़ता है ऑयल से। और अगर उसे अलग करना है नेचुरली, तो उसके लिए इमल्शन नंबर हमारे जितना कम हो उतना बेटर है, ताकि अगर वो अलग हो जाए तो हम उसे निकाल सकें। बाद में आता है ऐश कंटेंट। तो ऐश कंटेंट ज़रूरी नहीं कि हर टाइप के लुब्रिकेटिंग ऑयल में आए, वो स्पेसिफिक उन्हीं ऑयल्स में आता है जो क्रूड ऑयल से डिफ्रैक्शन या रिफाइनिंग करके बनाए गए हैं, कि जिसके अंदर कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल्स जला देने के बाद भी रह जाए। तो ये हमें ऐश कंटेंट डिनोट करता है। तो ऐश के नाम में ही हमें पता चलता है कि ऐश का मतलब होता है राख। तो जब भी किसी ऑयल या फिर इंजन ऑयल की हम बात करें तो बहुत ही हाई टेम्परेचर सस्टेन करने पड़ते हैं इंजन ऑयल्स को या फिर फ्यूल्स को। तो उनके कंबशन हो जाने के बाद वहाँ पर जो इनकम्बस्टिबल पार्ट रह जाते हैं, यानी जो जलाए नहीं जा सकते, वो ऐश होते हैं। और उनकी वॉल्यूम या फिर उनका कंटेंट पर वॉल्यूम ऑफ ऑयल हमें ऐश कंटेंट बताता है। तो अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि इन सब प्रॉपर्टीज़ को पढ़ तो लिया, पर कभी इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया कि आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल बताए, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी का नाम लेंगे लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के लिए। तो उसका बेस्ट आंसर होगा विस्कोसिटी इंडेक्स, नॉट विस्कोसिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि विस्कोसिटी इंडेक्स बोले या विस्कोसिटी बोले। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि विस्कोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स। यानी विस्कोसिटी इंडेक्स अगर आपके पास है तो विस्कोसिटी ऑटोमेटिक आएगी, लेकिन विस्कोसिटी से, सिर्फ विस्कोसिटी से आपके पास विस्कोसिटी इंडेक्स नहीं आ सकता। इसलिए हमारी सबसे मेन प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी इंडेक्स, जो लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी भी बता देगी, उसकी विस्कोसिटी भी बता देगी, टेम्परेचर के साथ का चेंज भी बता देगी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी भी बता देगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक साथ बता देगी। तो अब हम डिटेल में देखेंगे कि विस्कोसिटी इंडेक्स की लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला कि किसी भी ऑयल का सिलेक्शन उसके विस्कोसिटी इंडेक्स के बेसिस पे किया जाता है। तो उसके लिए मेरे में एग्जांपल लिया है SAE-J30, जो बेसिकली हमारा मोटर ऑयल है, यानी मोटर उसके लिए यूज़ किया जाना ऑयल है, जिसके अंदर SAE डिनोट करता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, और J30 उसका विस्कोसिटी इंडेक्स डिनोट करता है। बाद में विस्कोसिटी इंडेक्स की डेफिनेशन के ऊपर से ही हमें पता चल जाता है कि विस्कोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर हमें इससे पता चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर जगह पे टेम्परेचर अलग अलग होता है, दुनिया भर में अलग अलग रीजन का, अलग अलग ईयर वाइज टाइम का, हर टाइम लोकेशन पे और वर्किंग कंडीशंस में टेम्परेचर चेंज हो जाता रहता है, और उस चेंज को सस्टेन कर सके वैसा ऑयल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए विस्कोसिटी इंडेक्स यहाँ पे भी काम लगता है। और जैसा कि हमने देखा था पिछले लास्ट पॉइंट में कि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसी के ऊपर से हमने एक कंक्लूजन लिया था कि किसी भी व्हीकल में अगर आपको कोल्ड रीजन में यूज़ करना है तो उसके लिए कैसी विस्कोसिटी चाहिए। तो उसके लिए एक स्पेशल ऑयल आता है SAE-15W30। तो 15W30 का मतलब क्या है कि 15W यानी स्टार्टिंग में उसकी विस्कोसिटी कम होगी, जिससे कि वो विस्कोसिटी इंडेक्स कम होगा,
यानी टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आ पाएगा। और जैसे जैसे इंजन वर्किंग कंडीशन में आएगा तब वो ऐसे ही 30 की तरह यूज़ करेगा, यानी स्टार्टिंग में ऐसे ही 15 की तरह एक्ट करेगा वो ऑयल, कि जब इंजन को आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो ताकि आपकी गाड़ी अच्छे से स्टार्ट हो जाए, और गाड़ी जब रनिंग कंडीशन में आ जाए तब इंजन गर्म हो जाएगा, तब वो ऐसे ही 30 की तरह एक्ट करेगा कि तो कम्प्लीटली सर्कुलेट हो जाएगा आपके इंजन के अंदर। उसी तरह से एयरक्राफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर भी हमें ऑयल्स यूज़ करने हो तो उसका भी हम सिलेक्शन विस्कोसिटी इंडेक्स के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट भी बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर एकदम हाई स्पीड्स पर उड़ते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ही ठंडा एटमॉस्फेयर आ जाता है, तब उसके लिए भी हमें वर्किंग कंडीशन के लिए ऑयल्स की विस्कोसिटी इंडेक्स चेक करनी पड़ती है। बाद में हमें अलग अलग ऑयल्स को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन सीजन चेंजेस के लिए कंपेयर करना हो तो उसके लिए भी हमें विस्कोसिटी इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। और किसी भी व्हीकल को ऑप्टिमम एफिशिएंसी, यानी उसकी जो भी मैक्सिमम एफिशिएंसी आप पॉसिबल अचीव कर सकते हैं उस पर अगर आपको ले जाना हो तो उसका प्रॉपर विस्कोसिटी ग्रेड ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। और अगर नहीं है उतना विस्कोसिटी ग्रेड तो आपके उसके अंदर एडिटिव जोड़ के या फिर एडिटिव मिक्स करके आपको उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स उस लेवल पे लानी पड़ेगी। जैसे कि पेट्रोलियम इंजन के जो ऑयल होते हैं उनकी विस्कोसिटी इंडेक्स जनरली 100 से 110 होती है। तो बेसिकली अगर कोई ऑयल आपके पास है और उसकी ये विस्कोसिटी इंडेक्स नहीं है 100 से 110 बल्कि 70 या 60 है, तो उसके अंदर आप एडिटिव्स को ऐड करके इतनी ला सकते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स को। अब ये बात हमने देखी थी जनरल एक प्रॉपर्टी की फॉर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। अब हम ये जानना है कि आखिर ऑयल्स का इंजीनियरिंग में क्या यूज़ आ सकता है और मेजर यूज़ उनके क्या है, तो उसके लिए हम सबसे पहला एक लेंगे एज ए लुब्रिकेंट, या फिर आप कह सकते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। तो ये क्यों लिया है, क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हम डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं, ताले जाम हो गए तो उनको लूज़ करने के लिए, या फिर कहीं पे कोई स्लाइडिंग डोर जैम चल रहा हो तो उसमें डालते हैं, या फिर हिंज ख़राब हो गए तो उनमें डालते हैं। तो बेसिकली डेली लाइफ में भी हम बहुत यूज़ करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, लेकिन हमें देखना है कि इंजीनियरिंग में कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है उनका। तो सबसे पहले उसका जनरल जो काम है उसी से स्टार्ट करते हैं कि वियर को कम करना। तो वियर यानी क्या होता है, तो वियर यानी किसी भी चीज़ का फ्रिक्शन की वजह से घिस जाना। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का तो काम ही यही है कि फ्रिक्शन को कम करना है। तो फ्रिक्शन अगर कम हो गया तो उसका पहला कंक्लूजन हमारा यही आएगा कि उसका वियर कम हो जाएगा। अब फ्रिक्शन की वजह से आप ये भी जानते हैं कि जहाँ पे फ्रिक्शन होता है वहाँ पे थोड़ा सा हीट डिसिपेशन भी होता है। तो अगर मैंने फ्रिक्शन को कम कर दिया तो उसका ओवर हीटिंग भी कम हो जाएगा। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। अब थर्ड है कि प्रिवेंट कोरोजन। तो आपने ये देखा होगा कई बार हम लोहे के ऊपर ऑयलिंग करते हैं तो वो पार्ट बहुत ही लंबे लंबे समय तक जंग खाए बिना चल जाता है। तो ये सब ऑयल की प्रॉपर्टी है कि ऑयल उसको ऑक्सीडेशन नहीं करने देता है एटमॉस्फेयर के साथ, या फिर पानी को वहाँ पे लगने नहीं देता, क्योंकि पानी और ऑयल मिक्स नहीं हो सकते, इसलिए वहाँ पे कोरोजन नहीं होता। और ऑब्वियस बात है अगर मैं किसी मशीन में बात करूं तो जिसमें अलग अलग पुर्जे एक दूसरे के साथ में रिलेटिव मोशन करते रहते हैं, कांटेक्ट में आते रहते हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल को लगाने से फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन मेरा कम हो गया तो पावर लॉस कम हो गया, और पावर लॉस कम हुआ तो मेरा टोटल एनर्जी कंजम्पशन यानी टोटल जो पावर कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा। बाद में अगर मेरा पावर कंजम्पशन कम हो गया तो मेरी मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है यानी उसका जो आउटपुट मुझे मिल रहा है सेम इनपुट के लिए वो बढ़ जाएगा। यानी जैसे कि मेरे पास कोई 1.5 किलोवाट की मोटर है, वो पहले मेरे को आधे घंटे में फुल टंकी भर जाए उतना पानी देती थी, पानी चढ़ा देती थी। लेकिन अब अगर मैं उसको अच्छे से लुब्रिकेशन करके फिर काम चलाऊँ तो शायद ऐसा भी हो सकता है वो मेरे को 20 मिनट में टंकी भर दे फुल, यानी उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो उसी तरह किसी भी मशीन की, सिर्फ मोटर नहीं, जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग मशीन हो, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, उन सभी के अंदर आप प्रॉपर लुब्रिकेशन यूज़ करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस कम हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा और स्मूथली ऑपरेट करेगी। और ऑब्वियस बात है कि अगर किसी भी मशीन को आप टाइम टू टाइम लुब्रिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसका एक पीरियोडिक चेकअप भी कर रहे हैं, उसको प्रॉपर ऑयलिंग दे रहे हैं, तो मशीन का जो ब्रेक डाउन टाइम होता है यानी उसको मेंटेनेंस करने का टाइम है वो भी आपका हर बार कम होता जाएगा, क्योंकि मशीन अच्छे से चलेगी। और लास्ट, अगर आप मशीन को रेगुलरली ऑयलिंग करते हैं तो ऑब्वियस बात है उसको जंग नहीं लगेगा, वो स्मूथ चलेगी, उसमें वाइब्रेशन कम आएंगे। तो
इन द सेंस उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी, या फिर उसके सर्विस लाइफ बहुत ही लंबे समय तक वो मशीन चलती जाएगी, उसकी सर्विस लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो बेसिकली ये सब एक फ्रिक्शन के ऊपर से आए हुए सारे कंक्लूडिंग पॉइंट्स जो एक बाय एक हमने देखे हैं, और वही उसके यूज़ हैं कि इन सब पर्पस को पूरा करने के लिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड मेन यूज़ है एज ए कूलेंट और कटिंग फ्लूइड। कूलेंट यानी ऑयल का ऐसा यूज़ कि जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ को ठंडा करना हो, और कटिंग फ्लूइड जैसा मैंने आपको बताया था गेयर कटिंग ऑपरेशन में कि ठंडा भी करना है पार्ट्स को, और वहाँ पे जो कचरा है उसको भी हटाना है। तो उसके लिए अलग अलग हमने सब टॉपिक्स देखने हैं इसमें, कि सबसे पहला कि कटिंग टूल यानी जिस टूल से हम कटिंग कर रहे हैं उसकी किनार को ठंडा रखने के लिए। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आप आरी से किसी चीज़ को काटते हैं, आपने वर्कशॉप में देखा होगा कि आरी से आपने लोहे को काटा, तब आप धीरे धीरे उसमें पानी डालते जाते थे। क्यों डाल रहे थे? कि आरी की जो किनार है उसकी एज उसको आप ठंडा कर रहे थे ताकि वो डिफॉर्म ना हो जाए, टूट ना जाए। और साथ ही साथ वर्कपीस को भी थोड़ा ठंडा करते हैं ताकि आपको बाई चांस अगर उसे उठाना के चेक करना हो और आप उसे पकड़े तो आपको गर्म नहीं लगे। सेकेंड कि हार्डनेस और टेम्परेचर ऑफ कटिंग टूल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मटेरियल को आप गर्म करेंगे तो वो सॉफ्ट बनता जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड जाने की ट्राई करता है। तो ऐसे टाइम पर जो कटिंग टूल्स होते हैं यानी जिससे आप काट रहे हैं, जैसे कि आरी की धार, अगर उससे आप कंटिन्यूसली काटते रहेंगे वो गर्म होकर सॉफ्ट बन जाएगी और टूट जाएगी। तो ऐसा ना हो, उसकी हार्डनेस बनी रहे, इसलिए आपको उसे ठंडा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कूलेंट या फिर कटिंग फ्लूइड्स का यूज़ करना पड़ता है, और उसे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट के वर्कपीस के सरफेस जहाँ से आप काट रहे हैं या फिर जहाँ पे मशीनिंग ऑपरेशन कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर जो चिप्स जमा हो गई है उनको हटाने के लिए। तो चिप्स क्या होती है? चिप्स यानी मेटल कटिंग करते वक्त जो बारीक पाउडर निकलता है मेटल का, टूटा हुआ या फिर कट किया हुआ पाउडर, एकदम छोटे छोटे पार्ट्स, उन्हें हम चिप्स कहते हैं। तो उन्हें वहाँ से निकालना पड़ता है, तभी आप अच्छे से उसको कट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसको नहीं निकालेंगे तो वो आपके वर्कपीस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे या फिर आपको फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, इसलिए उन्हें रिमूव करना पड़ता है। ये काम कटिंग फ्लूइड बहुत अच्छे से कर सकता है। तो जैसा मैंने बोला, अगर चिप्स निकल गई तो आपके स्क्रैच नहीं आएंगे, अगर स्क्रैच नहीं आएंगे तो आपके पार्ट्स जो आप काट रहे हैं या फिर मशीन पे बना रहे हैं उनकी सरफेस फिनिश बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि चिप्स निकल गए हैं और उसको ठंडा भी रखा है। और आप एक बात ये भी ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी मेटल को अगर आप ठंडे से गर्म करें तो वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। डिफॉर्म क्यों होता है? कि कोई भी चीज़ जब सॉलिड से लिक्विड जाती है तो उसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन आता है, या फिर आप गर्म करें तो भी थर्मल एक्सपेंशन आता है। लेकिन अगर आपने उसे ठंडा कर दिया तो वो एक्सपांड नहीं हुई, तो उसका डिफॉर्मेशन भी नहीं होगा, इसलिए उसकी सरफेस फिनिश अच्छी आएगी। बाद में चिप टूल इंटरफेस को लुब्रिकेट करने के लिए, यानी जहाँ पे आपकी एग्जैक्ट जहाँ पे कटिंग हो रही है वहाँ पे भी फ्रिक्शन का बहुत मेजर रोल है। अगर वो फ्रिक्शन थोड़ा कम कर सके तो आपकी मशीन में जो पावर इनपुट जा रहा है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो वहाँ पे लुब्रिकेशन देने के लिए कटिंग फ्लूइड इंपॉर्टेंट है। बाद में अगर आपका फ्रिक्शन वहाँ पे कम हो गया तो बेसिकली आपकी ओवरऑल मशीन का जो पावर है, जो कटिंग में जा रहा था मेजर 60% पावर, उसी में आपको बहुत रिडक्शन कर दिया लुब्रिकेशन करके। तो ओवरऑल मशीन का जो पावर है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन कम हो चुका है। और ऐसे कंडीशन में आप कटिंग स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कटिंग स्पीड नॉर्मल कंडीशन में अगर आप बढ़ाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और आपके पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। लेकिन लुब्रिकेशन करने से पार्ट्स ठंडे भी रहेंगे, फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, स्मूथ भी चलेंगे। तो आप हाई कटिंग स्पीड करके आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फास्ट बना सकते हैं। तो कटिंग स्पीड हाई रख सकते हैं। ये कटिंग फ्लूइड का बहुत ही अच्छा यूज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर आप मान सकते हैं कटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कि कटिंग टूल में बिल्ट अप एज बनाने से रोकने के लिए। अब बिल्ट अप एज जानने के लिए आपको कटिंग टूल की चिप्स पता होनी चाहिए। तो उसके अंदर एक टाइप आता है बिल्ट अप एज, कि जब आप किसी टूल की मदद से किसी पार्ट को काट रहे हैं तो मैंने जैसे बोला कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते रहते पाउडर फॉर्म में। तो कभी कभी फ्रिक्शन की वजह से जो गर्मी होती है, वो गर्मी की वजह से जो छोटे छोटे पाउडर हैं वो कटिंग टूल की किनार पे चिपक जाते हैं, जहाँ से आप काट रहे हैं उस किनार पे चिपक जाते हैं और वो उसकी कटिंग एज को स्मूथ बनाते थे, जिसकी वजह से कटिंग हो नहीं पाती। तो ये इसके लिए मेन क्राइटेरिया क्या है बिल्ट अप एज बनने के लिए, कि वहाँ पे फ्रिक्शन और गर्मी होनी चाहिए। लेकिन कटिंग फ्लूइड यूज़ करने से फ्रिक्शन भी नहीं रहा और गर्मी भी नहीं रही, तो बिल्ट अप एज वाली प्रॉब्लम जो होती है वो अब हमें नहीं मिलेगी कटिंग टूल में। और लास्ट
कि कटिंग टूल की शार्पनेस को बहुत ही लंबे समय तक मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बिल्टअप एज नहीं बनती, कटिंग टूल की सरफेस लुब्रिकेट होती रहती है, उसकी एज हार्ड रहती है। तो इन सब की वजह से उसका एक फाइनल कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि उसकी शार्पनेस बहुत ही लंबे समय तक मेंटेन रख सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको रीशार्पनिंग करने का टाइम जो है वो भी कम हो जाएगा। रीशार्पनिंग यानी अगर कोई भी कटिंग टूल की एज घिस घिस के पूरी स्मूथ बन जाए, यानी उसमें धार ना रहे, तो जैसे चक्कू को वापस धार देनी पड़ती है उस तरह कटिंग टूल को भी धार देनी पड़ती है, तो वो उसे धार देने की प्रोसेस को हम कहते हैं रीशार्पनिंग। तो कटिंग टूल को रीशार्पनिंग करने की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी बार बार रीशार्पनिंग करनी पड़ती है, वो कम हो जाएगी अगर आप अच्छे से कटिंग फ्लूइड का यूज़ करेंगे तो। अब हम लेक्चर को नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर को आगे देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।